नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। आज एनडीटीवी दुनिया में हमारी लीड स्टोरी है इजराइल और गाजा की। तो इस डर पे दिखाएंगे आपको रिपोर्ट कि क्या इजराइल और हमास के बीच सीज फायर खतरे में पड़ रहा है। क्या दोनों के बीच फिर से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। इजराइल और गाजा के अलावा कुछ और भी खबरें एनडीटीवी दुनिया में देखेंगे कि आखिर काश पटेल को क्यों इतना पसंद करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसके साथ साथ एलन मस्क को किसने और क्यों भेंट की छोटी आरा मशीन। अमेरिका की ही एक और खबर कि अमेरिका में क्यों इतना कहर ढा रही है इस बार ठंड, और आखिर में चीन इस बार पीली गोभी लेकर आ गया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की लीड स्टोरी जो कुछ परेशान करने वाली है। अक्टूबर 2023 में जब शीरी बिबास और उनके नन्हे बच्चों एरियल और कैफिर के परिवार को हमास ने बंधक बनाया तो उनके तस्वीरों वाले पोस्टर्स दीवारों पर, बस स्टॉप पर लगे थे। लेकिन 16 महीनों में इन मुस्कुराते चेहरों की याद लोगों के जहन में धुंधली हो रही थी। अब जब उनकी लाशें लौट आई गई तो इस परिवार की दर्दनाक कहानी फिर से ताज़ा हो गई और लोग गुस्से में हैं। इजरायली सेना ने यह भी बताया है कि शीरी बिबास का शव ही नहीं है और बच्चों को भी आतंकियों ने मार डाला है, ना कि वो ड्रोन हमले में मरे हैं। इस ऐलान के बाद नेतन्याहू एक बार फिर आक्रामक हैं, बदले की बात कर रहे हैं। इधर तेल अवीव में आतंकवादी हमले भी हुए हैं। तो मौजूदा सीज फायर जो शुरुआती मार्च में ही खत्म होने वाला है, सवाल है कि क्या अब वहां पर एक बार फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक के बाद एक 3 बसों में धमाकों से इजराइल का पूरा तंत्र हिल गया है। पुलिस आतंकी हमले की आशंका जता रही है। जांच में 2 और बसों में भी बम मिले हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 5 बम थे जिनमें टाइमर लगाए गए थे। इनमें शुक्रवार की सुबह ब्लास्ट होना था, लेकिन टाइमर गलत सेट होने से ये बम रात में ही फट गए। धमाकों के बाद देश भर में ट्रेन और बस सर्विस को रोक दिया गया है। एक ही दिन में इजराइल को 2 झटके लगे हैं। धमाकों से पहले 4 लोगों के शव हमास ने इजराइल को सौंपे, लेकिन इनमें से एक शव उस महिला शीरी बिबास का नहीं निकला जिसका दावा किया जा रहा था। 4 शवों में 2 शीरी के 2 बच्चों के हैं। इजराइल की सेना ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि शीरी बिबास का शव न लौटाने की कीमत हमास को भुगतनी होगी। जबकि हमास इस पूरे मामले पर अचरज जता रहा है। उसका कहना है कि वो अपने स्तर पर जांच करवाएगा। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को सीज फायर हुआ था, जिसके तहत 3 फेज में बंधकों की रिहाई होनी है। पहले फेज में इजराइल के 33 बंधक रिहा होने हैं। इनमें से 19 की रिहाई अब तक हो चुकी है। बाकी 14 में से 8 की मौत की बात हमास कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के तीखे तेवर और एक के बाद एक 2 इस तरह की घटनाओं से सीज फायर बढ़ना तो दूर की बात, जो चल रहा है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक शव न मिलने से तेल अवीव से लेकर लंदन तक लोग नाराज हैं। और तेल अवीव में बसों में धमाकों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि उन्होंने वेस्ट बैंक में अपनी कार्रवाई तेज करने के लिए सेना को आदेश दे दिया है। वो वेस्ट बैंक के तुलकारेम शरणार्थी शिविर का मुआयना करने के लिए गए थे। ये इलाका आतंकवादियों का गढ़ रहा है और इजराइल यहाँ की काफी निगरानी कर रहा है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर खिवराज जांगिड़। डॉक्टर खिवराज जांगिड़, इस वक्त जो हुआ है इजराइल में, उसके बाद ये सीज फायर जो अभी चल रहा था वो खतरे में लग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान भी फिर से आक्रामक है। कितना रोष, कितनी नाराजगी है आपको लगता है इजरायली जनता में? एक बार फिर से वो ये लाशें जो वापस की गई और एक तरह से लगता है कि एक धोखा हुआ जो हमास की तरफ से वादा था और सीज फायर का जो वादा था। नगमा जी नमस्कार। आपने सही अंदाजा लगाया।
एक तरह से जो शिरीन बिबास की जो फैमिली है उसका 7 अक्टूबर से ही बड़ा एक इमोशनल और कहिए भावनात्मक स्पेस रहा इजराइल की जनता में। बिबास फैमिली में सबसे अहम बात ये थी कि उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक 1.5 साल का, दूसरा 3 साल का। और हमास ने शुरू में उनको उनसे किनारा करने के लिए भी कहा था कि हम बच्चों को नहीं अगवा करते और हमने बच्चों का नुकसान नहीं किया। आज से 7-8 दिन पहले जो बंदी छोड़े गए तो उसमें इन बच्चों के पिता को छोड़ा गया था और उम्मीद थी कि माँ और बच्चे अब आएंगे। पर जब जी। उनके मरने की खबर आई तो वो बड़ा गमगीन माहौल था। और ये जो भूल चूक हुई, अब इसे हम भूल चूक ही कह सकते हैं कि किसी और के मतलब शव को भेजा गया। जबकि हमास कह रहा है कि वो अपने स्तर पे इसकी अब जांच करवाएगा कि हुआ क्या है, लेकिन इससे काफ़ी नाराज़गी तो एक है लोगों में। और इससे ये जो सीज फायर था, इसको क्या आपको लग रहा है खतरा वापस एक युद्ध की तरफ या संघर्ष की तरफ लौट रहा है, ये इलाका लौटेगा? देखिए, इससे 2 चीज़ें बहुत अहम हुई है। एक तो इज़राइल के अवाम में जो आक्रोश है, जो काफ़ी वक़्त से मतलब सरकार के प्रति है, अब वो फिर से हमास और गाज़ा के प्रति मतलब बढ़ेगा कि नहीं, हम समझौता करके हम बंदियों के सीज़फायर के चलते हम लड़ाई रुकवाने की कोशिश में हैं। तो लड़ाई अब वापस चालू हो, इसकी आशंका ज़्यादा बन जाती है क्योंकि इज़राइल के जो अतिवादी हैं वो चाहते थे कि ऐसा कोई बहाना मिले कि हमास के ऊपर सीज़फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगे और फिर वो मिलिट्री कार्रवाई कर सकें। आप ध्यान दें तो आज से 7-8 दिन पहले शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास को सारे बंदी छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे नरक जैसी लड़ाई होगी। तो इज़राइल के अंदर और अमेरिका के खासकर ट्रंप की राजनीति में ये था कि नहीं, अब हमास से ये लंबा बंदी छोड़ने का जो 2-3 महीने चलने वाला सिलसिला है ये खत्म हो। जी। इसमें एक तरह से कहिए कि वैचारिक तौर पे या पब्लिकली हमास अपने आप को रिकवर करके विनिंग पोजीशन में दिखा रहा था। तो एक तरह से पब्लिक डिप्लोमेसी में और पब्लिक रिलेशंस में हमास अपने आप को गाज़ा में फिर से कायम कर रहा था। इज़राइल के लिए ये बड़ी मुश्किल थी। जी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से ज़रूर इज़राइल के आम लोगों का जो गुस्सा है, वो अब सरकार के प्रति हो सकता है कम हो और कहें कि हाँ, लड़ाई से ही कोई राह निकले। पर जो दूसरी अहम बात बताई, इस सीज़फायर के टूटने में जो सबसे बड़ा अहम रोल होगा वो इन बसेस का होगा। जो जी। बसेस जो कल आतंकी रात हमले हुए। ब्लास्ट हुई, ये बहुत संगीन एक तरह से कहिए हरकत है क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि वेस्ट बैंक के ज़रिए या ईरान के सहयोग से इज़राइल का ये दावा है कि ये जो बम प्लांट किए गए थे वो इरानियन एजेंट्स के या उनकी शय से किए गए थे। पर वेस्ट बैंक में तो पिछले 3 महीने से एक्स्ट्रा मिलिट्री एक्टिविटीज़ चली रही हैं। जी। तुल्कारम और जनीन में तो बहुत हद तक आज करीब 16 साल में इतनी लोगों को बेघर नहीं किया गया वेस्ट बैंक में जितना इन पिछले 2 महीने में किया गया। 40,000 के करीब पैलेस्टीनियंस को पूरे के पूरे शहर खाली जी। करने पड़े जी। क्योंकि मिलिट्री ने वहां बड़ी कार्रवाई करी है। जी, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। अब जो आपने कहा कि ये बसों में जो बम मिले हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक तो नाराज़गी और बहुत गंभीर बात है ये, और ये सबसे ज़्यादा इस सीज़ फायर को ख़तरे में डाल रही है। वो सीज़ फायर जो मार्च के शुरुआती हफ्तों में शायद ख़त्म भी होना था, वो आगे बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद कमज़ोर पड़ गई है। शुक्रिया आपका डॉक्टर खिवराज जागिड़। तो ये मसला जो हल होने पे था, वो लगता नहीं है कि अभी किसी शांति की ओर और आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बात करते हैं अमेरिका के नए FBI डायरेक्टर की, कश्यप प्रमोद पटेल यानी काश पटेल। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के 9वें डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं और भारतीय मूल के पहले हैं जो FBI के डायरेक्टर बने हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के वफादार हैं और अमेरिका फर्स्ट के पैरोकार। चुने जाते ही उन्होंने ट्वीट किया कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा उसे हम दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। अमेरिका फर्स्ट हमेशा। काश पटेल के नाम पर डेमोक्रेट्स के विरोध के कारण US सेनेट में काफी कम वोटों के अंतर से उनके नाम पर मुहर लगी, लेकिन स्वागत फिल्मी स्टाइल में हुआ। एक मशहूर हिंदी गाने के साथ चल रहा ये मीम जबरदस्त वायरल है।
काश पटेल के FBI डायरेक्टर बनने पर व्हाइट हाउस के अधिकारी और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार डैन सेविनो ने इसे शेयर किया है। लेकिन काश पटेल इतनी आसानी से FBI डायरेक्टर नहीं बन गए। सेनेट ने उनके नाम को 51-49 से मंजूरी दी है, यानी सिर्फ 2 वोट ज्यादा। 2 रिपब्लिकन सांसदों सुजैन कॉलिंस और लीजा मर्कुलेस्की ने तो विरोध में वोट दिया। काश पटेल को लेकर कितना भी विरोध हो, लेकिन वो ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में हैं। ट्रंप उनको शानदार वकील और जांचकर्ता बताते रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के लिए कई गाने लिखे हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ का कामकाज देखते हैं और वो कथित डीप स्टेट के बहुत बड़े आलोचक हैं। काश पटेल अमेरिका फर्स्ट के पैरोकार हैं। हालांकि वो एक गुजराती प्रवासी के बेटे हैं। उनके माता पिता युगांडा में रहते थे। 1970 में इडी अमीन की वजह से वहां से भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे। 1980 में न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ। 1988 में उनके पिता को अमेरिकी नागरिकता मिली और 2004 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 2013 में वो अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़े। वो क्रिस्टोफर रे की जगह ले रहे हैं, जिनको ट्रंप ने ही 2017 में नियुक्त किया था। FBI डायरेक्टर की नियुक्ति आमतौर पर 10 सालों के लिए होती है। FBI न्याय विभाग के तहत कामकाज करता है। इसे पहले ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। 1935 में इसका नाम बदला गया। इसके निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके लिए सेनेट से मंजूरी लेनी होती है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और देश भर में फील्ड ऑफिस, सब ऑफिस हैं। 90 देशों में इसके ऑफिस हैं। इंटरपोल, यूरोपोल, MI6 मोसाद के साथ मिलकर काम करता है। काश पटेल धार्मिक स्वभाव के हैं और अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सवालों में भी रहते हैं। पिछले दिनों एक सरकारी समारोह में अपने माता पिता का अभिवादन जय श्री कृष्णा कहकर करने पर उनकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अमेरिका के लिए उनकी वफादारी उन पर उठने वाले सारे सवालों को दबा देती है। और अब दुनिया की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क से मिले तो उनको एक छोटी आरा मशीन भेंट की। इसे उनके बजट कट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मशीन पर एलन मस्क लिखा है। मिलेई IMF के प्रबंध निदेशक से भी मिलेंगे। उनका विश्व बैंक के प्रमुख अजय बांगा से भी मिलने का कार्यक्रम है। और अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच सोने के बाजार की चमक बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के बाजारों में स्पॉट और फ्यूचर दोनों ही तरह से सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अप्रैल गोल्ड फ्यूचर के लिए 1 ग्राम के 9,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये नया रिकॉर्ड है। इस साल की शुरुआत से गोल्ड फ्यूचर में 12% का इजाफा हो गया है। स्पॉट गोल्ड इससे थोड़ा सा ही कम है, लेकिन इस साल 10वीं बार रिकॉर्ड बना रहा है। और अमेरिका के कई इलाकों में जैसे उत्तरी टेक्सास में सामान्य से ज़्यादा ठंड की वजह से लोगों को राहत के लिए गर्म शेल्टर होम खोले गए हैं। बेघरों के लिए डालस के सबसे बड़े शेल्टर में से एक ऑस्टिन स्ट्रीट सेंटर ने इस तरह के 3 केंद्र खोले हैं। इनमें 4,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। आर्कटिक से आने वाली हवाएं मध्य अमेरिका में रिकॉर्ड बनाने वाली ठंड लेकर आ रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। चीन में आजकल पीली गोभी ने तहलका मचा रखा है। ये गोभी चारों तरफ से हरी है और बीच में पीली, एकदम फूल के जैसी लगती है। ये देखने में खूबसूरत है। इसमें पोषक तत्वों की भी भरमार बताई जा रही है। थोक बाजार में इस तरह की एक गोभी की कीमत 9.9 युआन है, यानी गोभी की पारंपरिक किस्मों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। इस किस्म को तैयार करने में नानजिंग कृषि विश्वविद्यालय की टीम को 20 साल लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस गोभी में आम गोभी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी है और दूध की तुलना में कैल्शियम का स्तर 6 गुना ज़्यादा। NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।